साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेन कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर कह दें, इसके अलावा बात करें हम लोग यूनिवर्सिटी के जो चांसलर, वाइस चांसलर, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनकी जो ज्वाइनिंग होगी, उनकी जो पोस्टिंग होगी, उसके लिए जो यूजीसी का अमेंडमेंट यानी यूजीसी का जो रेगुलेशंस 2025 जो 6 जनवरी 2025 को एचआरडी मिनिस्टर यानी हम कह सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उसे जारी किया गया। वो जो अमेंडमेंट है, वो जो रूल्स, वो जो रेगुलेशंस है, उसको हम विस्तृत से देखते हैं वो आखिरकार है क्या। तो आपको स्क्रीन पर मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली द 2025 यहां पर दिया हुआ है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इस अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है। ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन for appointment and the promotions of teacher and academic staff in university and college and measure of the maintenance of standard in the higher education regulation 2025। ये कुछ रेगुलेशंस हैं। इस रेगुलेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट्स की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। आप सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो एक न्यूज़पेपर वालों ने, या हम कह दें कि न्यूज़ जो मीडिया या सोशल साइट्स हैं या सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो बताया जा रहा है कि भैया इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ है, वैसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेगुलेशन क्लियर एंड क्लियर बहुत अच्छी सी बातें बताता है। अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी उच्च शिक्षा विभाग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग होगी, उसके बारे में ये रेगुलेशंस बात करता है। ये लगभग 29-30 पेज का रेगुलेशन है जो हमारे काम का है, उसकी तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। और वो आखिरकार है क्या, उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी देखने वाले हैं। तो मैं भी आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ आपको ले चल रहा हूं। ये देखिएगा, जनरल कंडीशन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस 3.0 जो हमारे काम की चीज है, उस टॉपिक को मैं भी डिस्कस करने वाला हूं। आपको आगे ले चलता हूं यहां से, और इस मेन जो बिंदु है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ये जो बताया जा रहा है, हमें यह समझाया जा रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं साथियों। तो देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं यहां पर, और यहां पर आगे बढ़ने के साथ में मैं चल रहा हूं मेरे स्क्रीन पर तरफ, आपको लेके जा रहा हूं बहुत अच्छी सी बात पर, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। अब यहां पर दिखेगा, जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, जो हमारा टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है। बिना नेट, सेट एंड पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे कुलपति। जाने क्या है यूजीसी का नया नियम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में फैकल्टी भर्ती के लिए यूजीसी की नई गाइडलाइन 6 जनवरी 2025 को लॉन्च की। आगे इसमें कहा क्या जा रहा है, तो आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी में नेट सेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी, ऐसी बात कही जा रही है। इन सब बातों को, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे कहा जा रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, समझी होगी। अब वो न्यूज़ को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अभी मैं आपको कह रहा था 3.0 जनरल कंडीशन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस, सामान्य शर्त भर्ती और पदोन्नति, इनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप तक लेकर आ रहा हूं। देखो, पहली बात क्या, 3.1 द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द हायर एजुकेशन शैल बी बेस्ड टू मेरिट थ्रू द ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। देखो, पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी
क्या कहला जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगी। क्लियर हो गया आपको? आगे क्या कह रहा, फॉलोड बाय द सेक्शंस बाय अ ड्यूटी ऑफ constitutes selections committed as per the provision made under this regulations, जिसके बाद इन विनिमयों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा। 3.2 क्या कह रहा, इफ द, देखो आगे क्या दे रहा, मैं सीधा हिंदी में बताता हूं, यदि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम या स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुना गया अनुशासित विषय पीएचडी में चुने गए विषय से भिन्न है। क्या कह रहा हो, यदि आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सपोज केमिस्ट्री में की, जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री में की है, पर यदि मैं पीएचडी की डिग्री फिजिक्स में ले लेता हूं, बॉटनी में ले लेता हूं, जूलॉजी में ले लेता हूं, तो मैं वहां पर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। यानी फिजिक्स, बॉटनी या जूलॉजी में यदि मेरी पीएचडी हो जाती है तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो देखो बात यहां पर क्या कह रहा है, तो जिस अनुशासित विषय में उम्मीदवार ने पीएचडी प्राप्त किए उसे उस विषय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य माना जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जैसा मेरा पीएचडी केमिस्ट्री का है, पर यदि मैं केमिस्ट्री, मेरा एमएससी है, पीएचडी है, यदि मैं इसके साथ में मेरा पीएचडी में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स या किसी दूसरे अदर सब्जेक्ट में कर लेता हूं, तो मैं उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे 3.3 क्या कह रहा है, 3.3 जो हिंदी में कह रहा है, मैं सीधा हिंदी में ले चलता हूं। यदि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम या स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुना गया विषय नेट सेट में चुने गए विषय से भिन्न है, जैसे बात हुई यारी कि मेरा ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री, यानी एमएससी मेरा केमिस्ट्री है, और यदि मैंने विषय सपोज पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, यानी कोई भी अदर सब्जेक्ट ले लिया, मैनेजमेंट ले लिया, और उससे यदि मैं नेट या सेट को उत्तीर्ण कर लेता हूं, पास हो जाता हूं, तो आगे तो जिस विषय में उम्मीदवार ने नेट सेट उत्तीर्ण किया है उसे उस विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यदि मैंने इकोनॉमिक्स में मेरा नेट या सेट उत्तीर्ण हो गया, तो मैं इकोनॉमिक्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी होगी उसके लिए मैं एलिजिबल माना जाऊंगा। ये सेकंड बात आपको क्लियर होगी। अगला 3.4 क्या कह रहा, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शैल बी काउंटेड टू द अंडर ग्रेजुएट्स और एट द पोस्ट ग्रेजुएट्स लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC, ST, बैकवर्ड क्लास यानी OBC, EWS पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांग जन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर 5% अंकों की छूट रहेगी। मतलब आ गया होगा समझ में आपको कि भैया यदि 60% क्राइटेरिया रहता है तो 55% में भी आप फॉर्म भर सकेंगे। आगे चलते हैं, रहता है तो कह रहा हूं, मुझे भी पता नहीं कितना है ना। नेक्स्ट 3.5 वन और मोर क्वालिफिकेशन। देखो भारतीय भाषा माध्यम में एक या अधिक योग्यता कक्षा 12वीं उसके समकक्ष यूजी, पीजी और पीएचडी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी एक भाषा में एक भाषा को लेकर आप अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हूं तो मैं हिंदी विषय को लेकर मेरी 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की क्वालिफिकेशन भी कर सकता हूं। आगे देखो भारतीय भाषाओं में पुस्तक अध्याय और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि जितनी भी भारतीय भाषाएं उसमें यदि मैं कोई बुक्स लिखता हूं तो उसका भी मुझे एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट 3.7 क्या कह रहा है, 19 सितंबर 1991 से पहले स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाले पीएचडी डिग्री धारकों को 5% अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। तो बात क्या हो रही है कि 19 सितंबर 1991 से पहले जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था और यदि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देना चाहते तो उनको 5% की छूट रहेगी। नेक्स्ट अगला, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान है। क्या क्या है, अभिनय शिक्षण योगदान, मतलब अब ये नए जो रूल्स आ रहे हैं उसमें यह है कि यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपके पास में है
तो उसका भी आपको वेटेज मिलेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा अभिनव शिक्षण योगदान, दूसरा अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला विकास, मुख्य अन्वेषण या सह मुख्य अन्वेषण के रूप में परामर्श प्रयोजन अनुसंधान, ठीक है। यहाँ भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान, यदि आपने कोई टीचिंग कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका भी आपको वेटेज मिलेगा। भारतीय भाषा ज्ञान प्रणाली में शिक्षण और अनुसंधान। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सुपरविजन, यदि आपने इंटर्नशिप बच्चों को करवाया है या फिर आपने सुपरविजन किया है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट MOOC के लिए डिजिटल सामग्री का निर्माण आपने कोई किया है, कोई एप्लीकेशन आपने बनाया है या कोई आपने वेबसाइट तैयार की है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, यानी समाज के क्षेत्र में आपने कोई काम किया है तो उसका भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होगी उसमें आपको बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं। अगला 3.9 क्या कह रहा है, शैक्षणिक कर्मचारी यानी लाइब्रेरियन कैडर की भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान। मतलब उसमें क्या है कि यदि कोई लाइब्रेरी बनना चाहता है तो अभिनव सूचना सेवा डिजाइन यानी इनोवेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। यूजर इंटरसेक्ट, मतलब ये कुल मिलाकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए ना, वो ये बताया गया कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को भी बेनिफिट्स दिया जाएगा, फायदा दिया जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन, जो स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्त होते हैं उनको भी ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे विकलांग व्यक्तियों को खेल शारीरिक गतिविधियों में शामिल करने का योगदान, खेल और शारीरिक गतिविधियों के बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्कूल खेल क्लब और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को बेनिफिट्स भी जो कैंडिडेट्स रहेगा उसको मिलेगा। अब जो मेन पॉइंट्स उसकी तरफ मैं आ रहा हूं 3.1 में, द रिसर्च पब्लिकेशन शुड बी इन पीयर रिव्यू जर्नल्स, पर रिव्यू जर्नल्स, शोध प्रकाशन सहकर्मी संरक्षित पत्रिकाओं में होने चाहिए। मतलब जो शोध प्रकाश आप कर रहे हो, कोई पेपर पब्लिश कर रहे हो या कोई बुक पब्लिश कर रहे हो तो उसको पर रिव्यू होना चाहिए। पुस्तक अध्याय पुस्तकों किसी मान्यता प्राप्त एकेडमिक या पेशेवर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसकी कठोर सहकर्मी समीक्षा और गुणवत्ता संपादन के लिए प्रतिष्ठित हो। आगे देखो मेन बात क्या आती है, मैं जो बता रहा हूं ये देखिए 3.12, द PhD डिग्री शैल बी द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर्स। बात देखना बहुत बड़ी बात है, एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए PhD की डिग्री एक अनिवार्य योग्यता होगी। कितनी अच्छी बात है, उसने बिल्कुल क्लियर कर रखा है यहां, तो क्लियर कट बात है। नेक्स्ट 3.13 क्या कह रहा है, 3.13 बहुत अच्छी बात कह रहा है। 3.13 है कि द कैंडिडेट्स टेक एक्वायर एमफिल एंड और PhD डिग्री, ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है, एमफिल और PhD की डिग्री उसने एक्वायर कर रखी है, ले रखी है। उम्मीदवार को एमफिल और PhD डिग्री प्राप्त करने में लगने वाला समय डिग्री को शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए दावा किए जाने वाले शिक्षण शोध अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा। यहां से आपको बहुत अच्छी सी बात क्लियर हो गई कि यदि आप PhD 3 साल में पूरी करते हैं तो उसको वो टीचिंग एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगली बात ये देखो याद रखा, इसके अलावा किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ साथ शोध डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा की अवधि को सीधी भर्ती पदोन्नति के लिए अनुभव के रूप में गिना जाएगा। वो यहां पर कह रहा है कि जो आपने वहां पर अपना टाइम स्पेंड किया है उसको काउंट करेगा, किसको, एक्सपीरियंस के रूप में। अब देखो, अब यहां पर देखो 3.14, no person shall be appointed to the post of the university and college teacher, librarian or the director of the physical education and the sports in any university or in any of the college or in the institute deemed to be a university under section 3 of the said act। किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज या उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थाओं में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष या शारीरिक शिक्षा और खेल के निर्देश के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो क्या, यदि ऐसा व्यक्ति, देखो बात अब यहां से पकड़ना चालू, यदि ऐसा व्यक्ति इन विनिमयों में दिए गए अनुसार उपयुक्त पद के लिए योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कौन कौन सी योग्यता 3.15 में दे रखी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। आगे देखना, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और
यदि चयन समिति में कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है तो आगे देखना क्या बात आती है। चयन समिति में इस उद्देश्य के लिए नामित शिक्षक आवेदक के संवर्ग स्तर से एक स्तर ऊपर होगा और ऐसा नामित व्यक्ति ये सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान ऊपर वर्णित श्रेणियों के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया गया है या किया जाता है। आगे देखना, एक और रूल बड़ा अच्छा दे रखा, बहुत बढ़िया रूल है। इस रूल को तो पढ़ना ही आपको आवश्यक है। देखो, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी डिग्री के लिए पंजीकृत उम्मीदवार डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों, उपनियमों, विनिमयों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। बहुत अच्छी सी बात लिखी इसमें। आगे देखना, और ऐसे पीएचडी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेल में सहायक निर्देशक की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को नेट, स्लेट, सेट की आवश्यकताओं से छूट रहेगी। क्लियर हो गया आपको कि यदि किसने 11 जुलाई 2009 के नियम से पीएचडी की तो उसको नेट, सेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको यहां पर आके। 3.17 नेक्स्ट, राज्य सरकार संघ शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्रों में आने वाले महाविद्यालयों के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती या तो इन विनिमयों के अनुसार होगी या इन विनिमयों में दी गई न्यूनतम योग्यता का पालन करते हुए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो अमेंडमेंट एचआरडी डिपार्टमेंट या कह सकते यूजीसी के द्वारा जो पूरा 29 पेज का जो जारी हुआ है ना, उसका मैं आपको लिंक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप वहां पढ़ लेना उसको। तो वो पूरा यहाँ पर मैंने बताया है और उसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती के लिए क्या सिस्टम है। अब सीधी भर्ती के लिए देखना, न्यूनतम योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों, कला, वाणिज्य। अब देखो, ये मेन बात है जिस पर बवाल हो रहा है, जिस पर बातचीत हो रही है। सहायक प्रोफेसर शैक्षणिक स्तर 10, यूजी डिग्री विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स और पीजी डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इक्विवेलेंट एंड अ पीएचडी डिग्री कम से कम, देखो हिंदी में बताता हूं मैं, कम से कम 75% अंकों के साथ यूजी डिग्री आ रहा समझ में, या कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री और पीएचडी की डिग्री होना चाहिए। पहली बात तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कह रहा हूं, 55 यहां पे कह रहा है यूजी पीजी के साथ में पीएचडी होना चाहिए। पर देखो यूजी क्या कह रहा है, कम से कम 75% होना चाहिए। नए जो अब आ रहा है, नई जो बेच आ रही है, उसके लिए बात हो रही है। तो एक बात ऊपर क्लियर पढ़ लिया आप लोगों ने, 11 जुलाई 2009 के अकॉर्डिंग जिन व्यक्तियों ने पीएचडी कर रखी है उनके लिए इनसे छूट रहेगी। अगला, अब पीएचडी डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, देखो यहां देखो, कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री और यूजी और यूजीसी, सीएसआईआर आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में योग्यता उत्तीर्ण की हुई हो। आ गया समझ में आपको। नेट सेट यदि किसी ने कर रखी है और उसको पीजी में कितने परसेंट चाहिए, 55%। नेक्स्ट, अब ये देखो, स्लेट सेट जैसी कोई समान परीक्षा या कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री होना आवश्यक है। यहां पे भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्या चाहिए, नेट सेट यदि है, नेट सेट के साथ में क्या चाहिए, 55% होना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट, योग, संगीत प्रदर्शन कला, दृश्य कला और अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे मूर्ति कला, नाटक आदि के लिए उपरोक्त योग्यता निम्नलिखित योग्यता इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखो, कम से कम यूजी डिग्री के साथ 5 साल का व्यावसायिक अनुभव और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना। एक ये भी उसने नई लाइन आ गई इस बार, क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कम से कम यूजी डिग्री यदि है तो आपको 5 साल का व्यावसायिक अनुभव है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नॉमिनेट हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। पर कंडीशन क्या है, प्रमाणित प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धि होना चाहिए। लोग जितना कह रहे हैं उतना सरल नहीं है, ये बता रहे ना भैया ये होगा वो होगा, इतना सरल नहीं है। क्योंकि क्या कह रहा हो, देखो क्या है, प्रमाणित प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धि होना चाहिए। या तो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो व्यवसाय है ना उसकी कोई आपको उपलब्धि होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि बात करें महिंद्रा की बात कर लें, हम लोग जियो की बात कर लें, रिलायंस कंपनी की बात कर लें, ठीक है, टाटा कंपनी की बात कर लें, तो ऐसी व्यावसायिक उपलब्धि की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट,
सिद्धांत का पर्याप्त ज्ञान और अनुशासन में तार्किक तर्क और चित्रण के साथ पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। इतना आसान नहीं है जो कहा गया है, देखिएगा बात। उपरोक्त दो मानदंडों की पूर्ति इन विनिमयों के अनुसार गठित चयन समिति के 3 बाहरी विषय विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। आपको क्लियर हो गया होगा कि और कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, अब ये जो लाइन बता रखी है ये एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बता रखा है कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ऐसा कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहेगा। तो आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या बातें की गई है। ठीक है, तो एक देखो ये जो लाइन है ना जिसपे मामला फंसा हुआ, उस लाइन को मैं आपको समझा देता हूं, है ना। ये देखिएगा जिस पर विवाद हो रहा है, जिस पे लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा? अ सिमिलर टेस्ट लाइक स्लेट सेट और अ पीजी डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेजुएट्स। एक तो ये बात देखिएगा, है ना। चलो इस पे क्लियर हो गया। अब आगे मैं एक लाइन और आपको लाता हूं। देखो जिस पे मामला फंसा हुआ है, कहां है? ये रहा। ठीक है, ये देखना, वापस एक बार दोहराता हूं। स्लेट और सेट जैसी कोई समान परीक्षा या कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री लेवल 7, उदाहरण के लिए एमई और एमटेक। अब इसमें लिखा अ सिमिलर टेस्ट लाइक स्लेट और सेट और अ पीजी डिग्री। आगे देखना एनसीआरएफ मतलब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 7, एग्जाम्पल एमई एमटेक with at least 55% marks or an equivalent grade। तो इसमें कहा लिखा हुआ है कि भैया नेट या सेट से छूट रहेगी? इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है सिमिलर टेस्ट लाइक सेट और नेट। तो बात हुई आती है हंगामा क्यों बरपा है भैया? क्लियर नियम बता रखा यूजीसी ने, फिर भी लोग उसका मतलब बातों को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वही बात है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतने अच्छे रूल्स बना रखे हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी उससे थोड़ा से हेवी रूल होंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो प्रोफेसर के लिए भी रूल थोड़े से हेवी होंगे। अब एक लाइन और मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेस, अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां। देखो शिक्षण को रिक्त स्वीकृत संकाय पदों पर आधारित 6 महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता है, केवल तभी जब यह आवश्यक हो। आगे उन्हें नियुक्ति करने की योग्यता और चयन प्रक्रिया वही होना चाहिए जो नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक के लिए लागू होती है। ऐसे अनुबंध शिक्षकों को दिया जाने वाला निश्चित कुल पारिश्रमिक नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होना चाहिए। जो गेस्ट फैकल्टी कॉलेजों में पढ़ाती उसके लिए बात हो रही है कि उनका बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर उनके बराबर होना चाहिए। वो ऐसा कह रहा है, ये रूल ये कह रहा है। ऐसी नियुक्तियां एक से अधिक शैक्षणिक सत्र के लिए नहीं की जानी चाहिए, एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए होना चाहिए। और समीक्षा के बाद दूसरे शैक्षणिक सत्र के लिए नवीनीकृत किया जा सकती है। मतलब उस व्यक्ति को आप नवीनीकृत करोगे, पर कब? जब वो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो साथियों आई होप ये जो जानकारी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आगे तक आप शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।